नमस्कार, पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। और बाजार पर नजर रखिए, ग्लोबल मार्केट्स में कोई घबराहट जैसी स्थिति नहीं है। यूएस के मार्केट देखिए नए रिकॉर्ड पर जाकर समाप्त हुए हैं। यूरोप के बाजार तेज थे और एशियाई बाजारों में भी आप देखिए मिला जुला सा कारोबार इस समय आपको होता हुआ दिखेगा। हांगकांग के बाजारों में बल्कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब घंटे भर पहले ये लाल निशान में फिसल गए थे, 60-70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। रुपए की ओपनिंग पर हमारी नजर रहेगी और किस तरह से खुलते हैं मार्केट्स, इस पर नजर रहेगी। हमारा दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप फागले साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, विकास सेठी जी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित बगड़िया जी भी मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुणाल सरावगी जी। और हम आपको बता रहे हैं इन एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। फागले साहब, आपने बताया एक्साइड और कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, दो और आइडियाज आपके पास हैं, बताइए। हेमंत, एक मिड कैप या स्मॉल कैप का ये रुचि सोया में मुझे बाय आ रहा है वीकली मंथली चार्ट पे। और समझिए ये थोड़ा हाई रिस्क स्टॉक है, लेकिन इसमें अगर मोमेंटम आती है तो अच्छी चलती है। लोअर लेवल्स पे आया है, मुझे लगता है अपसाइड होनी चाहिए, लेकिन एक दो महीने का व्यू लेके मैं ये स्टॉक में बाय दे रहा हूँ। 27 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 37। और बेचने में एक क्रॉम्पटन में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। कल एक ब्रेकडाउन देखा और मुझे लगता है कि आज और कल में एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो 69 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 61। ओके, चलिए तो इन स्टॉक्स पर रखी नजर। कल एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, हालांकि दूसरी सोया में जब खबरें आई कि पतंजलि इनसे ऑयल खरीदेगा और वो करार एक्सचेंजेस को इन्होंने बताया। अब देखना होगा आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजे किस तरह के आते हैं। और क्रॉम्पटन ग्रीस पर नजर रखिए शॉर्ट साइड पर। लेकिन बाजार देखिए खुलते हुए और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुले हैं उस पर नजर होनी चाहिए। रिलायंस मजबूती के साथ आज खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 0.5% मजबूती के साथ खुलेगा। डीएलएफ, इसके भी नतीजे आ जाए, यहां पर भी नजर होनी चाहिए। विकास जी का आज पिक भी है, उनसे विस्तार से इस पर बात करेंगे। हिंडाल्को कल की तेजी के बाद आज और ऊपर जा सकता है। और इस बीच देखिए रुपया खुलता हुआ 67.02 के मुकाबले 66.97 पर खुला है। तो थोड़ा सा देखिए मजबूत होता हुआ रुपया का थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखने को मिलती है। तो स्टेबल है, रुपए से कोई खास खराब संकेत नहीं है। लेकिन जीवी के पावर जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट की बोली थी वो इनके हाथ लगी है। और जैकॉब जैसे स्टॉक्स भी इसी के दम पर मजबूत खुलते हुए दिखने वाले हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नतीजों के बाद आज देखिए थोड़ी मजबूती के साथ खुलने के मूड में नजर आ रहा है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम आज खुलते ही आपको बताएंगे एक्शन है। लेकिन इन्फोसिस देखिए ये प्री ओपनिंग ट्रेड में आज थोड़ा दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, इस पर हमारी नजर जरूर रहने वाली है। लेकिन अब जानते हैं विकास सेठी जी के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। विकास बताइए, कहां नजर है आपकी? देखिए, जो F&O स्पेस से मैंने जो आज 5 स्टॉक चूज करे हैं उसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा डीएलएफ का। डीएलएफ जैसे कि आपने बताया अभी नतीजे भी आने वाले हैं, बिल्कुल नतीजों से वैसे कोई खास उम्मीदें नहीं है, डिमोनेटाइजेशन का बिल्कुल इंपैक्ट दिखेगा। बट इसमें जो एक पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकता है वो इनके रेंटल एसेट्स को जो बेचने की प्रक्रिया है वहां पे कुछ पॉजिटिव ऐसे अटकलें हैं बाजार में कि जीआईसी सिंगापुर कुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो वो अगर 12,000 करोड़ रुपए में डील होती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। और यहां से फिर तो एक 20-25% की अपसाइड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज देखी जा सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा आईडीएफसी बैंक का। इस स्टॉक में भी मुझे लगता है आज जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है कल की तर्ज पे ही बिल्कुल आज पॉजिटिव रहना चाहिए। और वहां पे मैंने एक्चुअली 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आज चूज किया है। एक तो आईडीएफसी बैंक, यहां पे बिल्कुल तेजी लगती है। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा यस बैंक का, जो कि कल अपने 52 वीक हाइस पे बंद हुआ है। स्टॉक ने बहुत अच्छा एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला और मुझे लगता है आज भी यहां पे तेजी बिल्कुल बननी चाहिए। इसके अलावा मेरे रडार पे है कैडिला हेल्थ केयर। ये भी फार्मा कंपनी होने के बावजूद जहां पे नॉर्मली सेक्टर पे दबाव बना रहता है, बट कल एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है यहां पे भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली एक खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो भी एक आईटी स्टॉक है। और आईटी स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है बहुत अच्छी एक तेजी बनी है और वहां पे मुझे विप्रो पसंद है। यहां पे भी मुझे लगता है जिस तरह से सभी आईटी कंपनीज पे एक स्पेशल डिविडेंड या बायबैक का प्रेशर है वैसा कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकता है। और इसके अलावा भी ये जो कंपनी है ये अपने आप को जो इनके बाकी कारोबार है उनको भी एक रीब्रांडिंग करने की भी अटकलें हैं और कल कुछ एक अच्छा एक्विजिशन भी इन्होंने किया है।
तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है विप्रो में भी एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, सो आई वुड बी बुलिश ऑन विप्रो आल्सो फॉर द डे। चलिए, तो ये फिलहाल वायदे बाजार के वो एक्टिव ट्रेड्स रह सकते हैं। विकास ने जो चुने हैं डीएलएफ, आईडीएफसी बैंक, केरला, येस बैंक और विप्रो में पोजीशन आप जरूर रखें। लेकिन स्टॉक 2020 में हर रोज हम आपको बताते हैं बाजार खुलने से ठीक पहले कि कौन सी वो ट्रेडिंग आइडियाज आपके फेवर में रहेंगी, कहां पर तेजी, कहां पर मंदी करनी चाहिए। तो उसका एक फटाफट रैप भी आपके सामने अब लेकर आते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस है नतीजों के ऊपर जो आज आने वाले हैं। वीआईपी के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स के नंबर्स अच्छे आए थे कुछ दिनों पहले, तो इस सेक्टर्स को लगता है एग्री थीम वापस से अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है। सन टीवी पर भी नजर रखिए, इस एक्सपायरी तक बड़े मूव देने के लिए ये तैयार है और एसजेवीएन ने अच्छे नतीजों के साथ साथ जिस तरह से बड़ा डिविडेंड दिया है, 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड हो गई है, तो ये एक बेहतरीन शेयर है। सरकारी कंपनी नाल्को ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे परिणाम दिए और आज अपेक्षा की जा रही है कि वेदांता के नंबर्स अच्छे आएंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक और केन के नंबर्स देखिए बेहतरीन आए, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। ग्रेफाइट के नंबर्स आज आने वाले हैं नतीजों से पहले, में सेक्टर्स को लगता है यहां पर तेजी करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए। मन्नापुरम ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया था, मुझे याद आता है। मुथूट से भी एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छे परिणाम के बाद आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। और पेट्रोनेट एलएनजी ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और इसके नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद आए, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। घाटे से मुनाफे में आई बीजीआर को भी आज टीम में शामिल किया है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी टीम पर नजर डाली, यहाँ पे भी नतीजों और खबर पे फोकस है। जैकॉप जो एक बड़ी फायदेमंद हो सकती है, इसके लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की जमीन के वैल्यूएशंस रिच होते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी होगी। पिट्टी लैमिनेशन पे खरीदारी करिए, बहुत ही बढ़िया नतीजे दिए कंपनी ने, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि हमने जितनी अपनी कंपनियां शामिल की हैं टीम में, उसमें सब में इस फैक्टर को कॉमन तौर पे याद रखा गया है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। इन्फीबीम में देखिए शानदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। आईजी पेट्रोकेमिकल्स बहुत बढ़िया, मुनाफे के फ्रंट पे भी और रेवेन्यू के फ्रंट में भी, और यहाँ पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ। बीईएमएल नतीजे यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे थोड़े से आपको मिस दिखेंगे, लेकिन बाकी प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट है, तो सेलेक्टर्स को यहाँ खरीदारी करिए क्योंकि इनका तो डिसइन्वेस्टमेंट भी होने वाला है और पूरी तरीके से कंपनी प्राइवेटाइज कर दी जाएगी। कॉनकॉर, इसमें नतीजों के अलावा बोनस को भी अप्रूवल मिला है, 4 शेयरों के बदले 1 शेयर आपको बोनस का मिलेगा, तो इस वजह से ये शेयर भी रडार पर रहना चाहिए। ग्रोर एंड व्हील, इस कंपनी में नजर रखिए, बहुत ही बढ़िया इसने नतीजे दिखाए हैं, उसका फायदा इसको मिलेगा। एमएमटीसी पे फोकस करिए, लंबे समय के बाद, बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है और ये घाटे से मुनाफे में आई है और बहुत ही बढ़िया नतीजे इसने भी पेश किए हैं, तो वहां पे खरीदारी होगी। और एनएमडीसी, ये कंपनी ध्यान में रखिए, इसमें बहुत शानदार तेजी बनी है 100 रुपए से लेकर के अब तक 150 रुपए तक, लेकिन इसके रिजल्ट्स अब भी इसमें डिस्काउंटेड नहीं है क्योंकि हर फ्रंट पे इंप्रूवमेंट जो दिखा है वो उम्मीद से बेहतर है, तो एनएमडीसी में भी खरीदारी सलाह होगी। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। ये शेयर खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं, लेकिन बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की। इसके चार्ट देखकर बताइए कुणाल, ये आपको कैसा लग रहा है? नतीजे ठंडे आए हैं और शेयर भी देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में थोड़ा सा दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं चार्ट के लिहाज से? देखिए हेमंत, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह का कल का प्राइस बिहेवियर रहा है, मुझे लगता है कि एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस इस काउंटर के लिए 550 के आसपास है और उन्हीं स्तरों से आपने इसको नीचे आते हुए देखा। अब जो अहम स्तर है वो 520 का है। मान लीजिए काउंटर 520 को तोड़ देता है तो इसमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन इसके चार्ट पर कायम हो जाएगा, जो कि बहुत बेरिश माना जाता है और उस सूरत में मुझे लगता है कि फिर 500 तक ये फिसल सकता है। तो 520 वो लेवल है जिसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर आज क्लोज उसके नीचे आता है तो गिरावट और गहराएगी। ओके, तो ये फिलहाल 520 होल्ड करना अहम है। मार्जिन पर एक बड़ा झटका लगा है और उसका असर स्टॉक पर जरूर दिखाई देगा। कॉनकॉर जो हमारे 2020 की टीम में भी था और बोनस इशू को लेकर यहाँ पर काफी एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही जीवीके पावर, इनफैक्ट जीवीके पावर एंड इंफ्रा पर संदीप मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट की बिड जीतना एक बड़ी डील है। कितनी हरकत देखने को मिल सकती है स्टॉक में? हर्षद, अराउंड 7 to 7.5 तक ये स्टॉक जा सकता है और अगर उसके
पार निकलता है तो एक बड़ी मूव चालू होगी, फिर 9.5 10 तक भी जा सकता है, जो परसेंटेज टर्म्स में काफी बड़ी है। तो मैं पहले टारगेट 7.5 7.4 7.5 तक मानता हूं, उधर तक जाना चाहिए। वहां तो खुलेगा, देखिए आज 14% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, प्री ओपनिंग ट्रेड में अब सेटल भी हो चुका है, तो उसके ऊपर क्या और ऊपर अगर उसके ऊपर आज क्लोज हो जाता है तो हेमंत 10 तक की मूव है, तो 10 तक की इज अ बिग मूव इन परसेंटेज टर्म्स। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही में जैकॉब के चार्ट्स भी देखकर बता दीजिए, क्योंकि इनकी जो जमीन है वो बिल्कुल उस एयरपोर्ट से सटी हुई है, तो ये भी देखिए 8% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। इसमें एक 75-76 का एक अहम लेवल है, उसके ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक सीधे 85 की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो स्टॉक पर रखिए नजर। पेट्रोनेट एलएनजी सुमित, इस शेयर ने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, अब इसके नतीजे भी आए, नतीजे भी देखिए अच्छे दिख रहे हैं। ये बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं पेट्रोनेट एलएनजी के लिए? एफएनओ का काउंटर है। यस, एब्सोल्युटली स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। स्टॉक के अंदर हमने ओवरऑल तेजी का ही मूव देखा है। बस ये है कि लास्ट कुछ हफ्तों से हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 390-95 के आसपास रुकता है और नीचे में ये स्टॉक जो सपोर्ट लेता है वो है इमीडिएट 370 और ओवरऑल 360। आई थिंक ये इमीडिएट ऊपर ही जाएगा, 395 के आसपास ये एक बार वापस से रेजिस्टेंस अगर फेस करता है तो ये रेंज में घूमते हुए देखने मिलेगा हमें। और अगर इस बार अगर ये रेंज टूट जाती है तो ये स्टॉक यहां से 10% की तेजी आप और मान के चले, जिसके अंदर हमको 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 395 का ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है 425 के टारगेट्स के लिए। जब तक वो लेवल नहीं टूटता तब तक इमीडिएट रेंज 370 से 395। साथ ही HPCL के भी नतीजे आए और सेठी साहब इस पर मैं आपकी राय चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट CLSA कह रहा है 10% उनके लिहाज से एक मिस है और स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। क्या सलाह होगी इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर आपकी? देखिए, स्टॉक तो बिल्कुल एक बुलिश जोन पे है। अगर नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग है तो हो सकता है एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक नीजर रिएक्शन देखने को मिले, बट मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी तेजी बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। सो जिनके पास पड़े हैं उनको तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिहाज से इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। बाकी ट्रेडिंग के लिए अगर बाजार ये स्टॉक खराब नतीजों के कारण थोड़ा अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा सेठी साहब, BEML इसको आपने किस तरह से रीड किया? इसके नतीजे आए, बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में देखी गई थी और नतीजे उस लिहाज से उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं। गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए क्या, या आपको लगता है कि आज थोड़ा करेक्ट हो सकता है? आपने कैसे रीड किया नंबर्स को? बिल्कुल हेमंत, स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी बिल्कुल बन चुकी है, जिसका मेजर कारण था जो सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की बातें करी है, तो उसके ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी है। हालांकि नतीजे देखिए, नतीजे अच्छे हैं, बट जिस तरह का एक रनअप ऑलरेडी आ चुका है तो हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट फिर भी मुझे लगता है अगर कोई गिरावट आती है इस स्टॉक में तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की जो बातें हैं, इससे अभी इसमें और अपसाइड्स बननी चाहिए। सो आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द स्टॉक। ओके, तो मौके खरीदारी के ढूंढने चाहिए स्टॉक में, भले ही आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती दिखाई दे। कल आपको याद होगा रियल एस्टेट काउंटर्स की धुलाई हुई और उसमें प्रेस्टीज शामिल था। नंबर्स आ चुके हैं और बहुत ही खराब प्रदर्शन, मुनाफा करीब 75% गिरा है, आय 18% से हल्की सी बढ़ती हुई दिखाई दी है और सेल्स वॉल्यूम में डिक्लाइन देखा जा रहा है। क्या यहाँ पर कुणाल दबाव देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिल सकता है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये काउंटर वैसे भी अंडर परफॉर्मर रहा है, कोई खास मूवमेंट इसमें हाल के दिनों में हमने नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अपसाइड बन सकता है। गिरावट में जो अहम स्तर है वो 160 का है, मुझे लगता है कि 160 तक ये काउंटर फिसल सकता है और एक रेंज में काउंटर ज्यादा काम कर सकता है। तो 160 to 180 की रेंज है, 160 के आसपास जरूर इसमें एक रेंज प्ले बनता है, तो वहां पर खरीद की सोच सकते हैं। इन स्तरों पर मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो इन स्तरों पर अवॉइड करने की राय। लेकिन देखिए, सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स भी पेश किए हैं। नाल्को देखिए बेहतरीन नंबर्स आए और साथ में इस कंपनी ने एक अच्छा बड़ा डिविडेंड भी दिया है। SJVN ने बड़ा डिविडेंड दिया है, नाल्को के नंबर्स भी अच्छे आए। इन दोनों में से चार्ट्स किसके आपको बेटर लगते हैं संदीप? हेमंत, दोनों में ऊपर में बिकवाली आ रही है। ऑब्वियसली नाल्को में 77-78 का से बिकवाली आ रही है। अभी 65 से तो मैं वीकनेस नहीं कहूंगा, बट मुझे ऐसे कोई संकेत नहीं है कि यहाँ पर बाय करें। इवन SJVN का भी सेम केस है। और NHPC सॉरी NMDC, इसके नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद आए, नंबर इसके भी अच्छे हैं। ये बेटर है क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम से निकला है लगभग 135-136 में,
करंटली 144, 145 है, तो उसके नीचे जब तक जाता नहीं है मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा और मेरा इमीडिएट टारगेट मतलब 1-2 हफ्ते का या 1 महीने का 160, 162 का रहेगा। ओके सेठी साहब, ये प्रभात डेयरी पर अगर आपने नंबर्स देखे हो, मुनाफा करीब 34 करोड़ का है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल गेन का आइटम है जो करीब करीब 26 करोड़ का है। मुझे याद है स्टॉक कल बाजार बंद होते होते काफी ट्रैक्शन में था, तो आज क्या नंबर्स को देखकर, स्पेशली एक्सेप्शनल गेन के आइटम को देखकर कुछ मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्री ओपन सेशन में तो हल्की नरमी देखी जा रही है। बिल्कुल हर्षिता, कल इसमें ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हो चुका है। हालांकि डेयरी एज ए सेक्टर अच्छा लगता है, बट जिस तरह के नतीजे आए हैं और ये जो एक्सेप्शनल गेन की वजह से नतीजे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आज डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है जिनके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए उनको बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये रहा है प्रभात डेयरीज पर, लेकिन आपको बता दूं कौन सी कंपनियां और हैं जिन्होंने अच्छे परिणाम आज पेश किए हैं मार्केट बंद होने के बाद। कल आईजी पेट्रो जबरदस्त नंबर आया, 8% है, मार्जिन बढ़कर 16% हो गया, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ग्रोवर एंड व्हील ये एक और ऐसी कंपनी है जिसने करीब करीब 60% मुनाफा बढ़कर दिखाया, तो यहां पर तेजी रहेगी। सीएनसी कंस्ट्रक्शन घाटे से मुनाफे में आई है, इस शेयर पर रखिएगा नजर। पिट्टी लेमिनेशंस भी घाटे से मुनाफे में आई है, यहां पर देखिए तेजी होगी। सीएनसी में तो 10% ऊपर आज कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन मन इंडस्ट्रीज ने निराश किया है, बेहद कमजोर नतीजे। मार्जिन्स देखिए 10% से सीधे घटकर 2% के करीब पहुंच गए हैं, 85% इसका मुनाफा घटा है। तो मन इंडस्ट्रीज ये आज का एक एक्सीडेंट है, कह सकते हैं आप। संगम इंडिया आज का एक एक्सीडेंट है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने खराब प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही अडानी ट्रांसमिशन पर रखिएगा नजर, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं और नंबर्स के दम पर अच्छा प्रदर्शन नाल्को दिखाने के मूड में है, एसजेवीएन दिखाने के मूड में है, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस ये विकास को भी पसंद था, आज देखिए नंबर्स के बाद ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। बाजार खुलता हुआ 12 अंक ऊपर निफ्टी ने शुरुआत करी है और 34 अंक ऊपर सेंसेक्स खुला है। 8800 के ऊपर ही निफ्टी ने आज कारोबार की शुरुआत कर दी है और मिड कैप इंडेक्स में 128% की बढ़त देखने को मिली है। 12% ऊपर जीवीके पावर इसलिए खुला है क्योंकि यहां पर नवी मुंबई की एयरपोर्ट की बोली इनके हाथ लगी है। जैकॉप में भी इसीलिए 9% की तेजी हुई है। आईटीडीसी जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, कल अच्छी रैली देखने को मिली थी, देखिए ये भी आज मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के दम पर पिट्टी लेमिनेशन में तेजी है, अच्छे नंबर्स के दम पर आईजी पेट्रो में तेजी है। एमएमटीसी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, एसजेवीएन में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। नाल्को के अच्छे नंबर्स के दम पर यह भी मजबूत खुला और ब्रोकरेज हाउस का भरोसा हिंडाल के साथ भी है, तो यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मन इंडस्ट्रीज आज का एक्सीडेंट 8% नीचे ये खुलता हुआ, बाजार देखिए लाल निशान में फिसलते हुए, तो अब 8800 के नीचे आते हुए हम जीएमआर इंफ्रा जैसे स्टॉक्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इनके हाथ नहीं लगाया। देखिए नवी मुंबई का एयरपोर्ट की बोली और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छी रैली हो चुकी थी, इस खबर के दम पर 4:1 का रेशियो भी बाजार को पता था, तो इसलिए देखिए यहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक्स हर्षा प्रेशर में है और बीपीसीएल के नतीजे आने के बाद इस शेयर में भी मुनाफा वसूली होती हुई जी। और हेमंत, आप देखेंगे कि मिड कैप काउंटर्स में ज्यादा दबाव देखने को मिला है। तो कल जो हमने देखा था कि गिरावट थी वो बरकरार है, आज फिर शुरुआती कारोबार से ही 100 पॉइंट का नुकसान। जीएमआर आपने मेंशन किया, प्रभात डेयरी में जैसे हम कह रहे थे कि वो एक्सेप्शनल गेन का आइटम है, उसको हटा के देखेंगे तो प्रॉफिट में इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं, स्टॉक मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। साथ ही आप देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई, सुस्लॉन में लगातार तेजी थी, काफी जानकारों के बाय कॉल आए हैं इस पे, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ इसकी शुरुआत हुई है। इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर्स है जहां पर भी सेल साइड की पोजीशंस थोड़ी बहुत आती दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आप देखिए चमनलाल सेठिया, इसके भी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में इतना कुछ खास नहीं और एक करीब 7% टूटा है। प्रभात डेयरी की हमने बात की, प्रेस्टीज एस्टेट्स नंबर्स खराब आए हैं तो इसमें कुछ मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन दिग्गजों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 8800 के नीचे एक बार फिर निफ्टी फिसला है 8793 के लेवल्स। जी एंटरटेनमेंट 1% गवा चुका है, एसीसी में 1% की गिरावट है। टाटा मोटर्स आज नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले 1% की मुनाफा वसूली का शिकार ये काउंटर भी होता हुआ। बीपीसीएल, अंबुजा, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प ये दिग्गज हैं जहां पर बिकवाली हावी है। और इन्फोसिस कल की लंबी चौड़ी क्लैरिफिकेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद आप देखिए स्टॉक
कल एक्टिव था, लेकिन आज यहां पर हल्की मुनाफा वसूली आती हुई आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो, भेल, डॉक्टर रेड्डीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दूसरे काउंटर्स हैं जो बाजार पर इस समय डाल रहे हैं प्रेशर। तो ऑटो में हम देख रहे हैं कमजोरी है और सीमेंट काउंटर्स की भी शुरुआत आज थोड़ी सी बिगड़ती है। बिल्कुल, चलिए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं। आप देखिए BEML नंबर्स जरूर थोड़े ठंडे थे, लेकिन यहाँ पर कोई खास गिरावट नहीं बल्कि तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य बिरला नूवो, इसके नंबर्स के बाद देखिए ये शेयर भी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। और ग्रासिम, ये एक और ऐसी कंपनी जो 1-1.25% मजबूती के साथ इस समय कारोबार करती हुई, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो साफ तौर पर रिलायंस इंफ्रा पर ही है। आप देखिए 2.25% की गिरावट और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक्स स्टेबल हैं। कल की कमजोरी के बाद देखिए आज थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भी और OBC भी। विकास, बैंक्स, PSU बैंक्स को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? नतीजों के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में और कल बाकी स्टॉक्स में भी प्रेशर था। गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या आपको लगता है यही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छे हैं? अरे बिल्कुल हेमंत, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो नतीजा है खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा से काफी निराश किया है और कल हमने स्टॉक की एक अच्छी खासी पिटाई देखी है। बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे अब खरीदारी शुरू करनी चाहिए। यहां से मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं। बाकी अगर कंपेयर करें दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो आज भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही ज्यादा पसंद आते हैं। वहां पे बिल्कुल एक तेजी का रुझान है। तो जो एक कैश मार्केट सेगमेंट में मुझे RBL बैंक लंबे अवधि के लिहाज से काफी पसंद है और बाकी जो F&O सेगमेंट में मैंने आज 2 बैंक ऑलरेडी सजेस्ट किए थे, IDFC बैंक और यस बैंक। यहां पे मुझे लगता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल रहेगी आज। ओके, तो निजी बैंकों पर ज्यादा ध्यान दे। RBL ऑफ कोर्स रेडार पर रहना चाहिए। ITC और HUL मैं देख रही हूँ यहां पर कुछ खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है और ये ओल्ड स्कूल फिनोमेना है कि जब भी बाजार फिर से कंसोलिडेट करने लगता है FMCG काउंटर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। कुणाल, उस लिहाज से क्या एक तगड़ा ट्रेड है इन स्टॉक्स में समय दिखता हुआ? ITC लगभग 1% ऊपर था कुछ समय पहले। देखिए डेफिनेटली ITC में एक प्ले बन सकता है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक बहुत मैसिव ब्रेकआउट हमने ITC में कुछ हफ्तों पहले देखा और उसके बाद कुछ पीरियड से कंसोलिडेशन भी यहां पर हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको 290, 295 के लेवल्स ITC में आते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव तो ये बाय है ही। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी बाय कर सकते हैं। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 265 के रीजन में। मुझे लगता है कि 280 आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देगा। सुमित, DLF देखिए इस शेयर में खबरें तो हैं ही काफी समय से, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। जैसा कि विकास भी कह रहे थे कि बड़ी डील का अनाउंसमेंट हो सकता है और अगर बताऊं ये डील हो जाती है तो इस कंपनी का कर्ज आधा हो जाएगा। 11-12 हजार करोड़ रुपए इनको मिल सकते हैं। पहले ब्लैकस्टोन का नाम आ रहा था, अब किसी और कंपनी का नाम आ रहा है। ये बताइए DLF इंट्राडे के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? अगर यहां पर तेजी करनी है तो की जा सकती है, आपकी तरफ से गो अहेड है क्या? यस, बिल्कुल हेमंत, डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं और अब रियल एस्टेट सेक्टर की स्टोरी भी चेंज हो रही है। आई थिंक इमीडिएटली अगर हम DLF को देखेंगे तो इसने लोअर लेवल से तेजी अच्छी दिखाई है और अभी भी ऐसा लगता है कि ये तेजी को एक्सटेंड कर सकता है। आई थिंक इमीडिएटली 150 का लेवल जैसे ही ये क्रॉस करेगा DLF, तो यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें शायद 155, 158 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 146 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ DLF के अंदर बाय करें। 150 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 155, 158 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट 146 का स्टॉप लॉस जरूरी है। ओके, तो 140 का स्टॉप लॉस जरूरी DLF में। आज ऑफ कोर्स नंबर्स का भी एक्शन रहेगा तो ये स्टॉक रेडार पर करीब 2% ऊपर बात करते करते ये कारोबार तेजी में है, ये स्टॉक तेजी में है आज। लेकिन तेजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक 2020 की टीम में हमारे दोनों ही कैप्टन हेमंत और नीरज ने कई ऐसे खिलाड़ी आपके सामने रखे जिसमें आज भरपूर तेजी बनती दिखाई दे रही है। HDVN आपके सामने 5.5%, 4.5% की बढ़त दिखा रहा है। ये हेमंत की टीम का खिलाड़ी था। ग्रेफाइट इंडिया में 2.5% से ज्यादा की बढ़त। मुथूट फाइनेंस VIP के नंबर्स के पहले आप देखिए 1.5% का एक्शन देखने को मिल रहा है और एस्कॉर्ट्स ये है
हेमंत की टीम के सुपरस्टार परफॉर्मर्स नीरज की टीम भी देख लेते हैं और ढेरों शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं काफी तेजी आती हुई। जैकॉब करीब 6% भागा है, 7% अब ऊपर। पिट्टी लैमिनेशंस नंबर्स का पूरा असर इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है, 5.5% की तेजी। एमएमटीसी में अच्छा गेन्स, ग्रावर एंड व्हील, सीएनसी कंस्ट्रक्शन, ये सभी आउट परफॉर्मिंग शेयर है आज के, जहां पर देखिए मिड कैप इंडेक्स पिट रहा है, लेकिन ये तमाम ये छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। इसी पर जैकॉब पर मैं संदीप आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि काफी रफ्तार पकड़ी है, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, 7% ऊपर है, यहां से आगे बढ़ पाएगा? हर्षदा बिल्कुल गैप से खुला है और ये गैप सस्टेन होना जरूरी है, और मेरे लिए आज का जो क्लोजिंग होगा अगर ये 77 के ऊपर होगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है जो कि स्टॉक को 82 टू 84 की तरफ ले जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा। अगर यहां से फिसलता है और वापस 74, 73 की तरफ आता है तो इसको लिया नहीं जा सकता, आपको वेट करना पड़ेगा आज के क्लोज के लिए। चलिए, तो 77 के ऊपर निकलेगा तो और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये लेवल इंपॉर्टेंट है जैकॉब के लिए। सन टीवी, विकास इस पर राय दीजिए। पिछले कई दिनों से खबरों में है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आज भी एक इंपॉर्टेंट केस है इस शेयर के लिए। ये बताइए इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? देखिए हेमंत, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी जो तमिलनाडु में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से इस स्टॉक में हमने देखी है, तो जो ट्रेडिंग की जिनकी पोजीशंस है उनको तो बिल्कुल और बढ़त आती है तो बिल्कुल एक प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए इसमें। बाकी मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स के लिहाज से अब एक रीजनेबली अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है कोई कारण से तो वहां पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे। ओके, रियल एस्टेट काउंटर्स जो कल पिट रहे थे इसमें एक टर्नराउंड आ रहा है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 1% ऊपर वायदे बाजार में। एचडीआईएल में भी निचले लेवल्स पर खरीदारी होती दिखाई दे रही है। हम डीएलएफ की काफी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सुमित बताइए इंडिया बुल्स और एचडीआईएल क्या फिर से खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा झांसा है इन स्टॉक्स में? देखिए, इन तीनों चारों स्टॉक्स में अभी सबसे बेस्ट जो लग रहा था उसकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, डीएलएफ। वो ऑलरेडी देखिए मूव भी आ चुका है, 152 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो डीएलएफ तो एक पिक है ही जिसके अंदर 155, 158 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आई थिंक आईबुल रियल एस्टेट और एचडीआईएल में से अगर कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करना है तो फिलहाल प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से एचडीआईएल के अंदर एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। 69 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 70.50 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 75 से 76 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 8 से 10% की तेजी हो गई। 67.50 का स्टॉप लॉस होगा और 69.50 पे बाय करेंगे। 70.50 का लेवल ब्रेक करते ही इसके अंदर हमें एक स्पार्क देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 75 से 76 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम किया जा सकता है। बिल्कुल, और आप देखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर इस समय डीएलएफ ही है। 155 का टारगेट, जो पहला टारगेट था, उसके पास आने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। लेकिन बीईएमएल, वागले साहब, कई बार हमने इस शेयर को के बारे में बातचीत करी है, देखिए, और काफी लोगों के जहन में मिस वाली फीलिंग है इस शेयर के लिए। आज थोड़ा सा मौका इसने दिया था शुरू में, क्या ये और ऊपर जा सकता है? इंट्राडे के दौरान लगातार 52 वीक हाईज लगा रहा है, और आपका टारगेट क्या है बीईएमएल पर, ये बताइए। हेमंत, मैंने ये लॉन्ग टर्म पिक में रिकमेंड किया था, तो उस लिहाज से तो मेरा टारगेट काफी लंबा है। मैंने 1600 की बात की थी, लेकिन वो 1100 के आसपास बोला था, तो मैं ये स्टॉक पे लॉन्ग टर्म बुलिश हूं, ये मैं पहले कह दूं। आज मुझे मोमेंटम दिखता है, 1350 का मेरा टारगेट होगा आज और कल तक का, और 1290 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा लंबा 1290, 1292 का स्टॉप लॉस रख के नियरर 1310 अगर ये बाय करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। और ये 1312 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको मौका दे रहा है स्टॉक खरीदने का। लेकिन एक शेयर जिसमें आज हम देख रहे हैं नंबर्स का एक्शन जरूर रहेगा, लेकिन नतीजों से पहले हो रही है मुनाफा वसूली, वो है टाटा मोटर्स। 1% नीचे टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी हम देख रहे हैं दबाव, और इस तिमाही में हमारा पोल यही कह रहा है कि मुनाफे पर दबाव देखने को मिलेगा। करीब 32% घट सकता है मुनाफा, 2384 करोड़ का आंकड़ा है। ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन देखने पर नजरें रहेंगी कि जेएलआर का प्रदर्शन कैसा है, डोमेस्टिक बिजनेस की स्थिति कैसी है। लेकिन सेठी साहब, ये 313 के आसपास कर रहा है काउंटर ट्रेड, क्या आपको लग रहा है ये नंबर्स फैक्टर्ड इन है या फिर आगे डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है आज?
देखिए हर्षिता, जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, बिल्कुल एक इस बार जो नतीजे हैं वो थोड़े सबड्यूड रहने चाहिए। एक तो उनके जो इंटरनेशनल जो जेएलआर के बिजनेस में वॉल्यूम्स में बिल्कुल एक ग्रोथ हुई है, बट मार्जिन्स में बिल्कुल प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ जो इंटरनेशनल की कमोडिटी मेटल प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका एक असर देखने को मिलेगा। और जहां तक डोमेस्टिक बिजनेस का सवाल है, कमर्शियल व्हीकल में डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में बिल्कुल एक यहाँ पे दबाव रहेगा। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मुझे लगता है इन्होंने कुछ एक नया लॉन्च किया है, उससे एक अच्छे रेस्पॉन्स की उम्मीद है, बट ओवरऑल नतीजे कमजोर रहने चाहिए। तो मोरलेस ये कमजोर नतीजे ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट अगर उससे भी थोड़े कमजोर नतीजे आते हैं तो डेफिनेटली एक स्टॉक पे और प्रेशर बन सकता है। तो आई थिंक आज के लिए एक बार नतीजों का इंतजार करने के बाद ही, नतीजे आने के बाद ही कॉल लेना चाहिए इस स्टॉक में। ओके, चलिए, तो नतीजे आएंगे मार्केट बंद होने के बाद, इस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान जिंक आज 2% नीचे है। वागले साहब हमें इशारा कर रहे थे कि इनको नजर आ रहा है ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। वागले साहब, टारगेट्स बताइए। हेमंत, पहले मैं स्टॉप लॉस बता दूं। 312 के ऊपर का थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, फ्यूचर्स के लेवल्स है, फेब फ्यूचर्स के, और मुझे लगता है ये 304 से 302 तक फिसल सकता है, तो क्लियर कट एक सेल बनता है। 304 से 302 तक, 302 तक निकल सकता है ये शेयर, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, 308, 309, 3 रुपए का रिस्क, 6 रुपए का रिवॉर्ड। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक पर रखिए नजर। कंटेनर कॉर्पोरेशन भी देखिए 2.5-3% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डिश टीवी, ये शेयर एक्शन में था कल। यहाँ पर जिस तरह से बड़े ब्लॉक्स हुए, विकास कल जरूर थोड़ी तेजी दिखा रहा था, लेकिन आज थोड़ा सुस्ता रहा है। ये बताइए, इस शेयर को आपने ट्रैक किया है, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, इस स्टॉक से बहुत उम्मीदें हैं और स्टॉक में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, बट डेफिनेटली ये 1-2 दिन के मूवमेंट के बाद वापस से एक कंसोलिडेट करता है। बट मुझे लगता है जिसका एक मीडियम टर्म का नतीजा है उसको इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कल की ब्लॉक डील के बाद इसमें एक अच्छी तेजी देखी गई थी, बट बाई एंड ऑफ द डे बाजार भी चूंकि अपने ऊपरी लेवल से काफी गिर गए थे, तो स्टॉक में गिरावट आ गई थी और आज ये वीक है। बट मुझे लगता है अगर आपका एक पोजिशनल व्यू है तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। एक और शेयर जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के तेजी दिखा रहा है वो है इन्फीबीम। देखिए, नतीजे आए, शुरुआत बहुत ही शांति, लेकिन अब आया इसमें वॉल्यूम पिकअप और 3% तक का उछाल आता हुआ। अब नंबर्स में हमने देखा मुनाफा करीब 12.5 करोड़ पर आया, मार्जिन 16% पर आए हैं, तो काफी शार्प एक्सपेंशन है मार्जिन में। कुणाल, इसके चार्ट्स पर आपकी क्या नजर गई है? क्या हरकत देखने को मिल सकती है आगे? कि एक बहुत ही कंटिन्यूड अप ट्रेंड यहाँ पर रिश्ता हमने देखा है और लगातार ये काउंटर मार्केट को, अपने पेयर सेट को आउट परफॉर्म करता है, तो मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड बन सकता है। यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि आपको 1500 के स्तर भी आते हुए दिखाई दे। तो मेरी राय में जिनके पास शेयर है निश्चित रूप से बने रहे, लेकिन नई खरीद करने के लिए मुझे लगता है कुछ देर हो गई है। तो इन स्तरों पर नई खरीद की राय नहीं है, लेकिन होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस 1350 पर रखें, 1500 का लक्ष्य होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय इन्फीबीम पर। कुणाल का वैलेंटाइन पिक बाकी है अभी। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने तो आपको बताया। देखिए, वागले साहब ने कहा भारत फोर्ज पसंद है उनको, विकास सेठी जी ने कहा DHFL उनको अच्छा लगता है, और सुमित बगड़िया जी को पसंद है कोटक महिंद्रा बैंक। ये तमाम वैलेंटाइन पिक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए हैं अब तक। कुणाल का पिक भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार पर रखिए नजर। तेजी से नीचे फिसलते हुए केवल एक सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है PSU बैंक्स। आज कल की बड़ी गिरावट के बाद इसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, OBC, यूनियन बैंक, PNB, ये तमाम बैंक्स हैं जो ऊपर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन बैंक ऑफ इंडिया में मजबूती देखने को मिल रही है। सुमित से जानेंगे PSU बैंक्स में कोई स्टॉक जो उनको अच्छा लगता हो। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। दमदार पैनल एक्सपर्ट का हमारे साथ जुड़ा हुआ है संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी और कुणाल सरावगी जी भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, वैलेंटाइन डे पिक आज आपका कौन सा होगा, बताइए। देखिए, एक काउंटर जो मुझे लगता है कि हेमंत आज खरीदना चाहिए लंबी अवधि के लिए, वो है मर्क लिमिटेड। आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन काउंटर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये शेयर है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इसको 1300, 1350 और हो सकता है कि 1400 के लेवल्स तक भी ले जाए, तो उसको लक्ष्य लेकर के खरीदें। स्टॉप लॉस 950 पर, थोड़ा लिबरल स्टॉप लॉस रखें, इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ओके, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। फार्मा कंपनी है, MNC कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतरीन पिक नहीं हो सकता। हालांकि वॉल्यूम थोड़े जरूर कम रहते हैं, लेकिन
अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, इस पर नजर होनी चाहिए आपकी। लेकिन सुमित, आज देखिए बाजार ढीले हैं लेकिन पीएसयू बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोई ट्रेडिंग मूव आपको किसी बैंक में नजर आ रहा है? आई थिंक कल के जो फॉल के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बार वेट करें, क्योंकि मार्केट्स ने भी, जैसे कि हमने मार्केट ओपन होने के पहले बात करा था निफ्टी के लेवल्स के लिए, वो लेवल्स अब तक ब्रेक नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन तो बन रहा है मार्केट्स के लिए, और ऊपरी लेवल्स पे हमको दबाव भी देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमको थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिल रहा है। अगर यहां से कोई फॉल बनता है तो और हमको फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग के अंदर हमें कुछ इतने खास नतीजे भी नहीं देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक बार थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आज कॉल लेने के लिए। पुलबैक के ऊपर देखते ही थोड़ा सा वेट करना चाहिए 1 से 2 दिन का, उसके बाद हमको फ्रेश बाइंग की सोचना चाहिए। फिलहाल इंट्राडे के लिए एक बार वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। चलिए, तो कुछ टाइम दें और फिर खरीदारी करें। लेकिन एक शेयर जो मेरे रेडार पर आ रहा है वो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, और वागले साहब अगर इसका हाल आप बताएं आगे क्या रहेगा। 111 पर है, 1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। आज शुरुआती कारोबार में करीब 7.5 लाख का कारोबार हो चुका है। हर्षद भाई, एक अहम लेवल को ब्रेक किया है जो कि 109 है, और जब तक ये 109 के ऊपर रहता है एज अ ट्रेड 108-108.50 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। फॉर 2 से 3 दिन का व्यू है 117-118 का व्यू बनता है, तो 5 से 7% ट्रेडिंग अपसाइड है। ओके, तो इस पर रखिए नजर। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। पेट्रोनेट LNG मजबूत है। देखिए DLF जो टारगेट दिया है सुमित ने 155 का, उसके करीब आने की कोशिश करता हुआ ये शेयर। BEML भी देखिए पसंद था संदीप वागले जी को, यहां पर भी तेजी देखी जा रही है। टेक महिंद्रा, अब ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लगता था हमारे एक्सपर्ट को, यहां पर भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। सन टीवी भी 1% मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ, लेकिन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, HPCL में दबाव देखने को मिल रहा है और ऑटो कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है। विकास, कोई खास वजह? हीरो मोटो भी वीक है, बजाज ऑटो भी, टाटा मोटर्स की बात भी कुछ देर पहले हर्षदा कर रही थी, ये पूरा पैक कमजोर है। गिरावट की वजह कोई नजर आ रही है आपको? नहीं हेमंत, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक कारण नजर नहीं आ रहा है, बट जिस तरह के नतीजे आए हैं 2 व्हीलर कंपनीज के वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, तो उसके वजह से एक प्रेशर देखा जा रहा होगा। और बाकी टाटा मोटर्स का जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि नतीजे से बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है, तो स्टॉक अगर नतीजे जितनी खराब उम्मीदें हैं उससे भी अगर वर्स आते हैं तो डेफिनेटली एक दबाव तो बिल्कुल रहेगा। हालांकि जो खराब नतीजे हैं उसकी अटकलें बाजार को है और स्टॉक में ऑलरेडी उसी के लिहाज से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं है, तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक बार अवॉइड करना चाहिए ऑटो सेक्टर को आज के लिए। तो कमजोरी में है, दूर रहें इस क्षेत्र से। PNB में वॉल्यूम पिकअप अच्छा खासा 1% की तेजी आती दिखाई दे रही है। वागले साहब, इसमें बताइए, ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं दूर रहा जाए, लेकिन क्या कोई ट्रेड बन रहा है क्या इसमें? पंजाब नेशनल बैंक हर्षद, मैं अवॉइड करूंगा। ये बाउंस बैक मूव मुझे लगती है, ऊपर में शायद बिकवाली आएगी। अगर जब तक ये स्टॉक 146 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, अभी 144 है, 146 के ऊपर वॉल्यूम आना जरूरी है, तो फिर मैं बाय की सोचूंगा। BGR देखिए, ये 6-6.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कुणाल, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? BGR एनर्जी, काफी समय बाद इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। पहले जब नंबर्स आते थे तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ही आते थे और शेयर फिसल जाता था। आज बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूं यहां पर तेजी होती हुई। क्या चार्ट पर कोई दम है? दिखाई देता है दम हेमंत। जिस तरह का चार्ट है, मुझे लगता है कि 140-143 का एक स्टॉप लॉस रखें तो एक ट्रेडिंग प्ले जरूर 155-156 तक बन सकता है, उसके परे भी एक काउंटर जा सकता है, तो मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। हेमंत, कुछ देर पहले SGVN की बात कर रहे थे सेठी साहब, इस पर मैं आपकी फंडामेंटल राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक स्टॉक बहुत ही स्पर्ट्स में भागता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप इसको खरीदे और एक अच्छी खासी स्लो एंड स्टेडी रैली देखने को मिलेगी। कभी कभी एक्शन में आता है और फिर एक्शन आता है तो भरपूर आता है। तो आज 4% की तेजी के बाद आपको क्या लग रहा है, मोमेंटम जारी रह पाएगा आगे? देखिए हर्षिता, स्टॉक में बिल्कुल एक अच्छी तेजी बनी है, फंडामेंटल्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। स्टॉक लंबी अवधि के लिए यहां से अपसाइड्स बिल्कुल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे जिनके पास पड़े हैं उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसमें अपसाइड्स बिल्कुल लंबी अवधि में बन सकते हैं। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए चूंकि स्टॉक अभी ऑलरेडी 4% ऊपर है, तो मुझे लगता है कभी भी कोई ऑन अ वीक डे अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो वहां पे इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, और वेदांता के भी
आज नतीजे आने वाले हैं। सुमित कह रहा हूं, विकास कोई एक्सपेक्टेशंस वेदांता से? हमने देखा हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स ठीक ठाक थे, केन के नंबर्स ठीक ठाक थे, वेदांता कल अच्छी रैली दिखा रहा था। आज नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या? देखिए, नतीजे तो बिल्कुल अच्छे रहने चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जितने भी मेटल कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान जिंक भी नतीजे अच्छे आए थे, बट नतीजे के पहले इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के कारण स्टॉक में ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका था कि नतीजे के बाद स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि वेदांता में भी नतीजे अच्छे होने के बावजूद भी नतीजे आने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्टॉक थोड़ा कम होता है, नीचे आता है, तो उस समय आप लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करें। बाकी आज के लिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है एक बार नतीजे को देखने के बाद ही कॉल लेना चाहिए। एक और काउंटर रेडार पर आया मेरे हेमंत, सुदर्शन केमिकल, और मुझे याद है जब भी पूरे केमिकल स्टॉक्स में काफी तेजी आई थी, स्टॉक में काफी एक्शन था। 353 पर ट्रेड कर रहा है और 5% का उछाल। मुझे ऐसा कोई ट्रिगर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम पिकअप देखा जा रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले यहां पर देखने को मिल रहा है आज सुबह सवेरे। पागले साहब, कोई चार्ट पर इशारा है क्या इसमें? शॉर्ट टर्म मोमेंटम है हर्षदा, और जब 375, 377 ये वहां तक की मूव मुझे दिखती है। करंटली 356 है, तो आप अगर 5 से 7 रुपए का रिस्क ले, ऑन द अपसाइड 18 से 20 रुपए का रिवॉर्ड मिल सकता है। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। ऑलराइट, चलिए तो सुदर्शन केमिकल्स पर रखिए नजर। और एचपीसीएल के नंबर्स कमजोर आए, देखिए ये शेयर अब बस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाजार भी कमजोर है, आप कह सकते हैं, खुले और उसके बाद तुरंत लाल निशान में फिसल गए। तो ये हाल अब तक है। 2 बढ़ने वाले शेयर के सामने देखिए 3 गिरने वाले शेयर इस समय आपको नजर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान से लाल निशान की तरफ फिसलता हुआ। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। बागले साहब, सेठी साहब, आप दोनों का शुक्रिया। बगड़िया जी और सरावगी साहब, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के एक और जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। आप देख रहे हैं पहला सौदा। आज देखिए बाजार की शुरुआत फ्लैट रही और रूपी लेवल्स पर हल्की मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। 8,800 का साथ छोड़ा है। 87-85 के आसपास फिलहाल ट्रेड। 18 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे था। वहां से अब आप देखेंगे आधी रिकवरी हुई है, लेकिन अभी 45 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं करीब 40 पॉइंट का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का सेटअप है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज आज तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहां से आगे बाजार की दिशा क्या रहेगी? क्या ये खरीदारी वाला मार्केट है या फिर और कंसोलिडेशन होगा? तो आप साइडलाइंस पर ही बैठे रहे। इस पर हमारे साथ है बाजार के एक जाना माना चेहरा अजय बग्गा। अजय, स्वागत है आपका। 8800 के आसपास मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों में मिड कैप्स में प्रेशर आ रहा है। ये प्राइमरीली क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से थोड़ा सा रिडेम्पशन है, कुछ मुनाफा वसूली, नए आइडियाज की तलाश में, या फिर अटकेगा बाजार इन लेवल्स पर, उसकी चिंता है? थोड़ा तो ये भी था अर्शदा के मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो अब डाइजेस्ट कर रहा है मार्केट। दूसरा है यूपी इलेक्शन, बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट है। तो मुझे यही लग रहा है जो कल कुछ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के फंड मैनेजर से मैं बातचीत कर रहा था, थोड़ा वो नया कैश नहीं कर रहे इन्वेस्ट, वो साइड में बैठे हैं, थोड़ा कैश इंक्रीज कर रहे हैं कि मार्च 8 शाम को आप रुझान दे देंगे, फिर 9 मार्च से शुरू होगा। 11th को तो रिजल्ट आएंगे, बट रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे कोई इतना डर नहीं है मार्केट का। किसी भी तरफ यूपी का इलेक्शन जाए, थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हित में नहीं जाता है जो रिजल्ट है, बट मार्केट का जो फंडामेंटल है वो अपवर्ड्स है। तो मैं कहूंगा कि आपको जो पसंद है शेयर जरूर खरीदिए। और दूसरी बात है, अगर वेट भी करना चाहे 11 तारीख तक, बट अगर यूपी इलेक्शन बीजेपी जीतती है, मार्केट बहुत तेजी से भाग जाएगा। तो नया हाई लगेगा सर? हाँ, नया हाई लगेगा, नया हाई हो जाएगा। नया हाई ज्यादा दूर भी नहीं है, 9120 या कुछ था, 119 था मार्च 2015 का। तो 2 साल मार्केट कहीं गया नहीं है, तो नया हाई आने में इतनी कोई दूरी नहीं है।
ओवरऑल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कुछ भी रिजल्ट आ जाए वो 15 दिन में डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है 2 साल आपको ग्लोबल मैक्रो अच्छा लग रहा है। ग्लोबल मैक्रो ही बढ़ाएगा इमर्जिंग मार्केट्स को सब कुछ। बट ये अभी डोमेस्टिक आ गया, जो फॉरेनर्स नहीं देखते हैं वो थोड़ा लंबा अवधि देखते हैं, या तो बहुत ही छोटा देखते हैं या वो बहुत लॉन्ग। तो ये लॉन्ग वाला मनी अभी आ रहा है, तो FIIs हम देख रहे हैं, खरीदारी हो रही है। ये लेवल शायद आपको ना मिले। 15 मार्च को हम देखेंगे कि वो ये तो एक मौका छूट गया, ये मुझे लगता है। और अर्निंग सीजन कैसा लगा? एक्सपेक्टेशंस कम थी डिमोनेटाइजेशन के चलते, लेकिन ज्यादातर लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो तो पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हैं। बहुत पॉजिटिव। एंड हेमंत ये देखिए नोट बंदी जब हुई तो 8 नवंबर का 6 नवंबर का RBI का आंकड़ा है कि 17.5 लाख करोड़ के नोट थे। अभी तक 27 जनवरी तक केवल 9.5 लाख करोड़ नोट ही आए। 9.6 लाख करोड़ का नोट इन सर्कुलेशन है। तो 60% नोट्स इन सर्कुलेशन पे आपको इतने अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। तो वो नोट थे कहाँ पता नहीं क्यों लोगों की तिजोरियों में ही पड़े थे शायद, भारत को चाहिए नहीं। और उससे जो एक बेनिफिट हो गया आपका CPI देखिए। आज चाइना में हल्ला था, वो 2014 के बाद सबसे हाई CPI हो गया, क्या 2.5%। US या यूरोप का अगर 2% इन्फ्लेशन हो जाता है वो भागते हैं। हम 3% पे बहुत खुश हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नोटबंदी, जो इतना पैसा भागता था हर चीज के पीछे। ठीक बात है। तो ओवरऑल हो सकता है ये पॉजिटिव निकले इकोनॉमी के लिए, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और वो एक बेहतरी रहेगी। लेकिन क्योंकि हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, एक पेन पॉइंट अभी भी दिख रहा है, वो PSU बैंक्स में हमने बॉब के नंबर्स देखे थे, बुरा हाल था। ऑफकोर्स आज स्टॉक कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इलाहाबाद बैंक में यही स्थिति देखने को मिल रही थी। क्या आपको लग रहा है ये जो स्थिति है वो शायद 2 और तिमाही चलेगी, या फिर शायद और लंबा समय लग सकता है? लंबा समय है, क्योंकि बहुत ही बदहाली है। ओवरऑल देखिए प्रोविजन कवरेज कम किया सबने और उससे बढ़ाए इस तिमाही के नतीजे। अब वो रघुराम राजन का हुआ निकल गया है। हो सकता है AQR भी थोड़ा डिले हो जाए, मार्च तक ना फोर्स करें बैंक्स को सब कुछ रिकग्नाइज करने में। स्लिपेजेस देखिए, बड़े बड़े बैंक 30,000 40,000 करोड़ के स्लिपेज ऐसे बोलते हैं जैसे छोटा सा अमाउंट हो। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको क्यों लेना है? मैं फाइनेंशियल्स में बहुत बुलिश हूं। आप किलो भर लेके NBFC खरीदिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये तीनों आप खरीदिए। ये सबसे बड़ा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको क्यों लेने हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं है? अच्छा, उनका जो सबसे बड़ा ओनर है वही वैल्यू नहीं देखता है। सरकार ने 25-25 हजार करोड़ डाले पिछले 2 साल में, और अगले साल के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ रखे, जब आपको चाहिए लाखों करोड़। तो वो आपका ओनर ही पैसे नहीं डाल रहा है। तो या तो करना चाहिए विलय करें सबका, सही बात, बिल्कुल मर्ज करके 5 अच्छे बैंक बना दीजिए। बैड बैंक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैसे आपका निकलेगा? नहीं तो इतना राइट ऑफ लेने की, आपका जो NPL टू नेटवर्थ रेशियो है वो इवन एट दिस पुअरर रिकग्निशन पे भी 0.8 0.9 पहुंच चुका है। तो टेक्निकली आपके बैंक बहुत सुदृढ़ नहीं है, और आप कैपिटल नहीं डालना चाहता सबसे बड़ा ओनर, तो आप जाके अपना छोटा पैसा क्यों डालना चाहते हैं? कोई NBFC खरीदिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दौड़ रहे हैं और दौड़ेंगे, जैसे ये इकोनॉमी बढ़ेगी वो दौड़ते रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इन्फोसिस को आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जो वहां पर हाई लेवल का ड्रामा चल रहा है। कल दिन भर सफाई देने की कोशिश करी मैनेजमेंट ने। आपका अपना सेंस क्या है, और क्या ऐसी अनिश्चितता भरे माहौल में इन्फोसिस खरीदना चाहिए? काफी लोग पूछ रहे हैं, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जब ये वेल रन कंपनियां होती है ना, ये तो मौका आता है। कल देखिए ADR भी, अब US में तो डिस्क्लोजर्स बहुत हाई लेवल के होते हैं। कल ADR भी 1% बढ़ा। रात को वही देखा और सुबह उठते ही मैंने देखा भाई ADR का क्या हुआ, उससे निशान पता लग जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी पे इतना असर नहीं है। जो इश्यूज हैं हेमंत के, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है और हमारी कंपनियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। कल मैं प्रवीण जी से प्रदीप पांड्या से भी बात कर रहा था। अगर आप पर पर्सन प्रोडक्टिविटी देखें भारतीय कंपनियों का, वो आधे से या 1/3 से कम है बाकी US की कंपनियों से। तो ओवरऑल ये तो सेंटिमेंटल कुछ रहेगा। अब ये कुछ हुआ नहीं हुआ, देखिए 70,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 23 करोड़ दे भी दिया किसी को, मुलाजिम को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 5 करोड़ ही दिया वो कंपनी कह रही, बाकी तो
वो कोई समझा नहीं रहा है कि भाई क्यों हुआ। इससे और बड़ी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप क्यों बनेंगे? हमारे पास इतनी कंपनियां आती रहती हैं छोटी बड़ी कि आप बन जाइए डायरेक्टर। हमें यही डर रखता है कि कभी तुमने सेक्शन 138 कोई चेक बाउंस कर दिया या इस तरह का नौबत आ गई। अब इनमें से कोई डायरेक्टर स्टेप डाउन नहीं करेगा जब तक कि ये पूरा क्लीन ना हो जाए। नारायण मूर्ति से A+ का रिपोर्ट कार्ड नहीं लेके आते तब तक ये लोग नहीं जा सकते और ये टाइम वेस्ट होगा जरूर। वो इम्पोर्टेंट है इस समय नारायण मूर्ति से वो A+ का रिपोर्ट कार्ड लेना, क्योंकि आप बाकी स्टेक होल्डर्स देखिए, चाहे वो दिग्गज FIIs हो, वो सब मैनेजमेंट से खुश हैं। और मेरे ख्याल में कल भी पूरा जो कॉन कॉल हुआ है फोकस इसी पर था कि ठीक है, जो भी आपका ये ड्रामा हुआ है वो अलग रखते हैं। अब यहां से आगे इन्फोसिस कैसे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, जहां पर US में माहौल पूरी तरह से बदल रहा है, इतना कंपटीशन है आपके सामने, क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी? क्योंकि मेरे ख्याल में वही ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। फैक्टर वही है, हमारे दो ही सवाल हैं भाई, बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? दूसरा, आप ये जो कैश पाइल अब 38,000 करोड़ हो गया है, उसका आप क्या कर रहे हैं? 70,000 करोड़ की कंपनियां 14,000 करोड़ प्रॉफिट बनाती है, तो 4,500 करोड़ डिविडेंड देते हैं। अरे 38,000 करोड़ आपके पास पड़ा है, उसका आप बायबैक करिए, कुछ शेयर होल्डर को लौटाइए। डिविडेंड में तो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता है, तो आप हर 3 साल बोनस तो दे देते हैं, वो ठीक है, वो कैपिटलाइज हो गए रिजर्व्स, बट 75,000 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं। भाई आप उसमें आपका ये फिक्स्ड एसेट हो गया और कैश ऑन हैंड पे आप 7% अर्न कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 26% है, तो आपने डाइल्यूट कर दिया ना शेयर होल्डर को। और ये हम आज नहीं 20 सालों से कह रहे हैं, कोई सुनता नहीं। बिल्कुल सर, सुनेंगे और हमने बताया मेरे ख्याल में सुना है, पर देखते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं कि नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदिए, प्राइवेट बैंक खरीदिए, NBFCs खरीदिए, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, और कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है निवेश के लायक इस समय? मेटल्स अच्छे हैं, क्योंकि अब देखो माइनर्स ने समझ लिया, थोड़ी माइने कम करते जाओ। अभी कॉपर की 2 महीने इंडोनेशिया और चिली में बंद हुई और कॉपर दौड़ गया बिल्कुल। तो चाइना का स्टिमुलस ऑन है, US का हाई पर आ गया कॉपर। तो ये आज देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट बिल्कुल मटेरियल्स पर अप नियरली 1%, ऐसे मार्केट मूव नहीं होते। तो BHP हो, ये रियो टिंटो हो, फोर्टेस्क्यू हो, सब तो मटेरियल्स का 1 साल और अच्छा लग रहा है। ऑटो आज गिर रहा है, बट ऑटो अगेन भारत का डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी बहुत तेज है। ऑटो में एंसिलरी या टायर्स थोड़ा दूर रहिए। टायर्स में मार्जिन कंप्रेशन है क्योंकि रबड़ की कीमतें, तो टायर्स थोड़ा है। और एंसिलरी की आप मार्जिन देखिए, वो ऑटो वाले ज्यादा छोड़ते नहीं है मार्जिन उनके लिए, तो उससे अच्छा जो कंज्यूमर फोकस्ड है, जहां एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर को नहीं पता लगता है कि ये 12 से 14% बना रहे हैं, तो ऑटो अच्छा है। सीमेंट एक ऑलरेडी काफी भागा और भी भागेगा, क्योंकि ये जैसे ग्रोथ आती है वापस, और इतना पैसा जो सरकार डाल रही है April 1 से, जो कैपेक्स सरकार करने वाली है, ज्यादा इंफ्रा में जाएगा। और इंफ्रा टर्नअराउंड स्टोरीज आइडेंटिफाई करना, आप सुबह वो एयरपोर्ट वगैरह की भी बात कर रहे थे, वो हमें दिखता नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे। तो वो टर्नअराउंड स्टोरी स्मार्ट मनी बना लेगा। आम निवेशक हमारे जैसे, मैं कहूंगा सीमेंट अच्छी खेल है, वो करिए। चलिए, तो सीमेंट सेक्टर अच्छा है, मेटल्स पर भरोसा रखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है। बग्गा साहब को सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक का, फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि आज के बाजार में आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर प्रियंका संभव नजरें रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट्स की भी कैसी शुरुआत हो रही है। तो बने रहिए CNBC आवाज पर।